नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार जो राइट टू हेल्थ ये बिल लेके आ रही है, देश डॉक्टरों ने हड़ताल पे गए हुए हैं और काफ़ी दिक्कतें, मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। लेकिन ऐसे कानून जो लेके आ रही है सरकार, उस पे हम बात करेंगे कि वो कानून क्या क्या दिक्कतें हैं आने वाले समय में। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जी है, गोपीनाथ हॉस्पिटल के डायरेक्टर। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो ये काले कानून जो बताया जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से कि काला कानून जो सरकार लेके आ रही है, ये आने वाले समय में डॉक्टर के पैसे पे काफ़ी दिक्कतें करने वाला है, उसी पे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। नमस्कार, मैं जमशेद जी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, भिवाड़ी की जनता को, आसपास की जनता को, सबको नमस्कार करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात पूरे प्रदेश में क्या पूरे राष्ट्र में फैले। डॉक्टर साहब, जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार, राजस्थान सरकार एक राइट टू हेल्थ जो बिल लेके आ रही है, उसमें क्या क्या दिक्कत हैं आप लोगों में? डॉक्टरों की तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में का और उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। और इस जो कानून जो सरकार लेके आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आएंगी लेके ये पारित होता है तो आने वाले समय में, आप क्या कहेंगे? जमशेद जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी आरोप नहीं है हमारी तरफ से, ये एक सच्चाई है। और हम सब समझते हैं कि आप जनता भी देख रही है जो इतने लंबे टाइम से ये डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, आज 13वां दिन है। क्या हम कभी इसके कारणों के पीछे गए हैं? अगर हम पीछे की तरफ झांक के देखें, इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स इस तरह से कभी हड़ताल पे गए हों? हो सकता है हम ये मान लें कि कुछ डॉक्टर्स स्वार्थवश ये काम करते हैं और उन्हें अपना पैसा दिखाई देता है, उन्हें जनता से प्यार नहीं है। तो जिस तरह से नेताओं द्वारा, हमारी राजस्थान सरकार द्वारा जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जनता के हितों की चिंता डॉक्टर्स को नहीं है, इसलिए वो हड़ताल पे गए हैं। अगर जनता के दिल से पूछा जाए और उनसे एक लिस्ट बनवाई जाए कि पब्लिक से, जनता से, मनुष्य से, मानव मात्र से सबसे ज़्यादा स्नेह, सबसे ज़्यादा प्यार कौन सा प्रोफेशन करता है? प्यार। सबसे ज़्यादा समर्पण तो शायद वो चिकित्सक वर्ग या जो सहयोगी वर्ग है हमारा, नर्सिंग वर्ग, पैरामेडिकल स्टाफ, वो सब हैं। और उनसे पूछा जाए कि लास्ट में किसका नंबर आता है तो शायद पॉलिटिशियंस का नंबर आता है, क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब भी इलेक्शंस आते हैं वो एक नया सगुफा छूट जाता है। आप पुराने कभी भी इलेक्शंस का टाइम देख लीजिए, जब इलेक्शंस आते हैं उससे पहले कभी कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है, कभी नर्सिंग कर्मियों की हो जाती है, कभी टीचर्स की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और ये डॉक्टर्स के साथ क्यों हो रहा है? अगर ये कहा जाता है कि हमें जनता से स्नेह नहीं है या प्यार नहीं है, हम अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को स्वीकार करते हैं। जितना दुख और परेशानी मन से इस समय हमें हो रही है, उतनी शायद किसी को नहीं हो रही। हम परेशान हैं कि हम जो सेवाएं दे सकते हैं वो नहीं दे पा रहे, लेकिन इसके पीछे स्पष्ट कारण है कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जनता को वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़े जो आज थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। और अगर ये बिल स्वीकार कर लिया जाता है, सो कॉल्ड बिल, तो ये परेशानियां बहुत लंबे टाइम तक जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली हैं। तो इस बिल से डॉक्टरों को क्या डर है आने वाले समय में? ये बिल पारित होता है तो क्या क्या समस्याएं आएंगी इस बिल से? मैं बताना चाहता हूं कि ये बिल इस तरह का बिल है कि जिसमें ये कहा जाता है कि राइट टू हेल्थ। अब राइट टू हेल्थ में क्या केवल ट्रीटमेंट आता है? राइट टू हेल्थ में भोजन नहीं आता? राइट टू हेल्थ में पानी नहीं आता? क्या हेल्थ का पार्ट सड़कें, पोल्यूशन नहीं है? क्या हेल्थ का पार्ट हमारी सारी की सारी व्यवस्थाएं जो सब हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, क्या हमारा रोजगार हेल्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? अगर हम WHO की डेफिनेशन उठा के देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो उसमें कहा गया है हेल्थ का मतलब होता है पूर्ण तरह से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सरोकार, साथ में स्पिरिचुअल पार्ट को भी उन्होंने डाला है कि ये जब चारों चीज़ों के चारों स्तंभों पे हम स्वस्थ हैं, हमारे अंदर कोई परेशानी, कोई बीमारी नहीं है, तब हम स्वस्थ मानते हैं। तो ट्रीटमेंट वाला पार्ट केवल एक फिजिकल पार्ट हो जाता है या उसमें मेंटल पार्ट शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ जो सामाजिक सरोकार है वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। वो सब कहाँ चला गया? तो ये एक तरह से राइट टू हेल्थ नहीं है, ये राइट टू ट्रीटमेंट है, जो केवल डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को परेशान करने के लिए है और जनता को ये दिखाने के लिए है कि हाँ, हम आपका फ़ायदा करना चाहते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये कहते हैं कि इमरजेंसी में आपको जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट करना है, उनसे पैसा नहीं मांगना है। मैं आपको गारंटी से इस बात को विश्वास दिलाता हूं कि अभी भी, आज के टाइम में भी 90% से ज़्यादा डॉक्टर्स इमरजेंसी में पेशेंट से पैसा नहीं मांगते हैं।
हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, इमरजेंसी का पार्ट पूरा हो जाता है, परिजन लोग आ जाते हैं, तब ज़रूर उनसे कहा जाता है। उनमें भी जो लोग सक्षम होते हैं, जो देने की स्थिति में होते हैं वो देते हैं, और जो नहीं देने की स्थिति में होते हैं उनको कंपेल नहीं किया जाता है। उनको या तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं रेफ़र होना चाहते हैं तो वहाँ, या सरकारी जाना चाहते हैं तो वहाँ उनको रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन अभी जो स्थिति हो रही है कि हम ये मान के चलें कि जो पेशेंट्स वो कहते हैं किसी से भी पैसा नहीं मांगना, आपको गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट कब देगी, कितना देगी, किस तरह से देगी, इसकी कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं करी है। ना ही उन्होंने बिल में ये बताया है कि इमरजेंसी क्या होती है। मतलब अगर अस्पताल में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो उसे इमरजेंसी मानता है। किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी को 4 दिन से खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, और रात को 10 बजे 11 बजे भी आएगा, कहेगा जी मेरी इमरजेंसी है अचानक। तो डॉक्टर उसे कब तक करेंगे, कब तक उस चीज़ से लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक ये गवर्नमेंट द्वारा रिम्बर्स करने वाली बात है, अभी कल परसों के अखबार में आया है, गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है 14.5 करोड़ का, कि 14.5 करोड़ हम इस व्यवस्था के तहत देंगे। अब आप देखिए, राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो 7 करोड़ के लगभग है। तो इस तरह देखा जाए तो 7 करोड़ की पॉपुलेशन में 14.5 करोड़ का बिल, यानी कि एक व्यक्ति 2 रुपये का खर्चा प्रतिवर्ष सरकार ने निर्धारित किया है। क्या प्रैक्टिकली संभव है? और जो सरकार की पहले से व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें चिरंजीवी है, RGHS है, उसमें लोगों के लाखों करोड़ों रुपया अस्पतालों के पेंडिंग पड़े हुए हैं जो नहीं दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, ना कोई व्यवस्थाएं हैं, ना कोई विश्वास दिलाया जाता है, ना इस चीज़ की गारंटी की जाती है कि अगर आपके बिल जाते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा। और फिर क्या होता है, जब बिल्स चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारी कटिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को निकाल दिया जाता है। पहले ही रेट्स चिरंजीवी में बहुत कम किए हुए हैं और RGHS में बहुत कम किए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरीवश, कुछ लोग प्रेशरवश उस कार्य को कर रहे हैं। और उसमें जब पैसे कटने शुरू होते हैं, बहुत महीनों तक पैसे नहीं आते हैं, ब्याज के पैसे भी नहीं निकलते हैं, अस्पतालों को अपनी तरफ से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वही व्यवस्थाएं पूरी नहीं चल पा रही हैं। आगे से इन्होंने ये और कहना शुरू कर दिया, विश्वास दिला रहे हैं कि जी हम पैसे देंगे। पैसा कहाँ से देंगे? और पैसा है तो पहले उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे जिनका विश्वास करके चल रहे हैं? आज बहुत सी व्यवस्थाएं PPE मोड पर चल रही हैं। बहुत से CT स्कैन MRI सेंटर जयपुर में या बड़े शहरों में चल रहे हैं, वो सब बंद कर करके बैठे हैं, बोर्ड लगा के बैठे हैं कि क्योंकि हमें सरकार पैसा, पुराना पैसा नहीं दे रही है तो हम इस व्यवस्था को बंद करना चाहते हैं। वो क्यों कर रहे हैं बंद? क्योंकि मजबूर हैं। सरकार वादे तो करती है, करती नहीं है, केवल एक झुंझुना, फ्री का झुंझुना, जगह जगह बोर्ड लगाना, जगह जगह लोगों को दिखाना कि हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में अब आप देखिए जो फ्री कर रखे हैं उन्होंने सरकारी अस्पताल, उनके माध्यम से, सरकारी अस्पतालों के माध्यम से गवर्नमेंट कितनी व्यवस्थाएं दे पाती है। और जब ये प्राइवेट अस्पताल भी सरकारी जैसे हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा नहीं हाथ में होगा तो उसका अपग्रेडमेंट कैसे करेंगे, अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे, सुविधाओं को कैसे बढ़ाएंगे। और आज के टाइम में देखा जाए तो जनता को 70% से ज़्यादा सुविधाएं मेडिकल से संबंधित प्राइवेट अस्पतालों से मिलती हैं। कम से कम उनका भला हो रहा है, बीमारियों से निजात पाते हैं, प्राणों की रक्षा होती है। और अगर ये सब व्यवस्थाएं बंद हो जाएंगी, अस्पतालों का अपग्रेडमेंट डॉक्टर्स लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसे हाथ में नहीं होंगे। अब किसी इमरजेंसी व्यवस्था के तहत 200, 300, 400 रुपया देना, इतना तो कोई छोटा सा मैकेनिक भी घर में कोई आता है तो उससे ज़्यादा लेके चला जाता है। और उसके लिए दिन में रात में मेहनत करना, उसमें दवाइयाँ लगाना, उसमें इमरजेंसी दवाइयाँ लगाना, फिर लूप होल्स निकलते हैं। महंगी दवाइयों की जगह सस्ती दवाइयों की अगर बात आ जाती है तो वो क्यों नहीं करा पाती गवर्नमेंट? इतना तक तो कर नहीं पा रही है गवर्नमेंट। अपने बड़े जगह जगह पे मेडिकल स्टोर खोले, उनकी सुविधाएं उठाए, उनकी सुविधाएं दे। हमें कहाँ दिक्कत है, हम कभी मना नहीं करते उस चीज़ के लिए। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि डॉक्टर्स लोग अपने मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ लिखते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ज़्यादातर लोगों की आज भी ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं, वो कहा जाता है कि कहीं से भी ले ले, कहीं से भी नहीं ले ले। लेकिन ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। बड़ा मुद्दा ये होता है कि क्या ये संभव है कि कोई गरीब आदमी, कोई आदमी जिसको खाना नहीं मिल रहा हो, वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाए तो सरकार कहते भी इसकी इमरजेंसी, ये भूखा है 2 दिन से 3 दिन से, रेस्टोरेंट वाला बाध्य हो सकता है कि उसको फ्री खाना खिलाए। अब बाद में सरकार कहते हैं हम उसका पैसा देंगे। या किसी के पास बाई चांस कपड़े नहीं है या मकान नहीं है तो क्या किसी से, कपड़े वाली दुकान से या किसी बिल्डर से कहेंगे भी इसको फ्री में दे दो, बाद में हम आपको पैसा देंगे। ये सब चीज़ें बेकार की हैं, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। और इससे आने वाले टाइम में चिकित्सा समुदाय का, क्या चिकित्सा जगत का और चिकित्सीय पद्धति का बिल्कुल इतना ज़्यादा हरसमेंट होगा, इतना डिग्रेड हो जाएंगी ये कि हम जो सुविधाएं देना चाहते हैं मानव मात्र को, वो संभव ही नहीं हो पाएंगी। तो लोगों की अलग अलग तर्क होते हैं सर। जिस तरह से दिल्ली सरकार की बातें करते हैं कि दिल्ली सरकार इस तरह का बिल लेके आई है और वही राजस्थान सरकार लेके आ रही है, उसके बावजूद ये डॉक्टर ये हड़ताल कर रहे हैं, तो उसमें इसमें फ़र्क क्या है? आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली सरकार वाला बिल वो वही बिल है या कुछ डिफरेंट है इसमें? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि दिल्ली सरकार अगर वादा कर रही है तो पैसा दे तो रही है कम से कम। यहाँ तो पैसा ही नहीं मिल रहा। जब पुरानी व्यवस्थाओं में पैसा नहीं मिल रहा तो इन व्यवस्थाओं में कैसे मिलेगा?
और अभी तक तो उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस व्यवस्था के लिए या किस कार्य के लिए कितना पैसा देंगे। और अभी तो उन्होंने ये भी डिफाइन नहीं किया कि ट्रीटमेंट इमरजेंसी किसे कहते हैं, इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि हर आदमी आगे लड़ता है। और इस कारण से चिकित्सक और पेशेंट जो मरीज होता है उसका विश्वास खत्म होता चला जाता है। वो कहेगा सरकार पैसा दे, सरकार हमें सुविधा देना चाहती है, डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं, जबकि ये व्यवस्था ही नहीं है अभी तक कि किस सुविधा के लिए क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या चीज़ें इमरजेंसी में शामिल होती हैं। अब जब ये अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, उन्होंने ये भी डिसाइड नहीं किया है कितने टाइम में कितना पैसा दिया जाएगा, तो कैसे उस चीज़ पे विश्वास किया जाए जब चिरंजीवी का पैसा आज तक नहीं दे रहे हैं, जब आरटीजीएस का पैसा नहीं दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की बात यह है कि दिल्ली सरकार जो वादा कर रही है कम से कम कुछ समय में पैसा देती तो है। फिर दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों को भी अपग्रेड कर रही है धीरे धीरे। दिल्ली सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं सरकारी तंत्र में बढ़ाई हैं, लेकिन राजस्थान सरकार में कितनी बढ़ाई हैं कहीं दिखाई नहीं देती हैं। ये धीरे धीरे बिल्कुल इस तरह से रसातल में चले जाएगी। लोगों को या तो अपने आने वाली जनरेशन को डॉक्टर्स बनाना बंद कर देंगे, या अगर होंगे तो राजस्थान से बाहर पलायन करना शुरू कर देंगे। और यही कारण होता है ब्रेन ड्रेन का, या तो राजस्थान से बाहर जाएंगे और ये व्यवस्थाएं अगर बड़े रूप में लागू होने की संभावनाएं दिखती हैं तो लोग बाहर भी जाते हैं। तो ये मजबूरियाँ सामने दिखाई देती हैं। तो सर, जो अगले वाला आपका कदम क्या, ये जो राजनीतिक जो बिल है, ये चुनाव जिसलिए आ रहे हैं 2023 में चुनाव है, उसकी वजह से इस तरह का ये जो कदम उठा रही है सरकार, आपको क्या लगता है? दरअसल ये सब चीज़ें राजनीति के तहत होती हैं। हम कहते हैं राजनीति करना ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन राजनीति को नीतिपूर्वक करें ना। अगर हम राजनीति की जगह नीति का राज कहें तो शायद ज़्यादा उचित होगा, लेकिन नीति का राज तो दुनिया में कहीं नहीं होता, और यहाँ तो राजस्थान में तो सालों साल से नहीं हो रहा है। एक तीर से सरकार कई निशाने साधना चाहती है। इसमें केवल राजनेता ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि राजनेताओं के पीछे एक बड़ी शक्ति है जो ब्यूरोक्रेट्स की शक्ति है। और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा से चाहते हैं कि हर जगह हम अपना शासन स्थापित करते चले जाएं। और ये पहले भी एक बिल जो दरअसल बनाया तो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही जाता है, लेकिन लागू वो हमेशा पार्लियामेंट के द्वारा या वो विधानसभा के द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन बिल बनता कहाँ है, वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू बनता है। एक बिल आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उस समय कहा गया था कि डॉक्टर एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक दुकानदार है, और उसके मरीज उसके ग्राहक हैं, और इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। उसमें सारा विश्वास खत्म हो गया। अब बताता हूँ कैसे। जब जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस करने के लिए भी 5.5 साल पढ़ते हैं, या पीजी करने, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए करीब 9.5-10 साल पढ़ते हैं, वो उस ज्ञान के आधार पे, अपनी स्किल के, अपनी नॉलेज के आधार पे ये बता सकते हैं कई बार कि इस पेशेंट को ये बीमारी है, ज्ञान के आधार पर। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो आप कैसे साबित करोगे कि इस बंदे को मलेरिया है, या टाइफाइड है, या इसको हेड इंजरी है। जबकि हमें दिखाई दे रहा, पेशेंट अगर बेहोशी में है, पेशेंट उल्टियाँ कर रहा है चोट लगने के बाद में, उसके सिर में चोट दिखाई दे रही है, ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे हेड इंजरी है। लेकिन नहीं, सीटी स्कैन एमआरआई नहीं कराया तो आपने कैसे बताया। जरा सी भी दिक्कत होती है तो ये कानून के तहत डॉक्टर को कोर्ट में खड़ा होकर जवाब देना पड़ता है कि आपने कैसे इस चीज़ को डायग्नोस किया। वहाँ स्किल, वहाँ नॉलेज बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब मजबूरी क्या है, उसके तहत, उस एक्ट के तहत डॉक्टरों को कहना पड़ता है ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में साबित कर सके। पिस कौन रहा है, मरीज पिस रहा है, जनता पिस रही है। मजबूरी क्या है, डॉक्टरों की मजबूरी है, कोर्ट में कहाँ तक खड़े होकर जवाब देंगे, कराओ। फिर यही राजनेता और यही ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं डॉक्टर्स लोग फालतू के टेस्ट कराते हैं। फालतू टेस्ट होते हैं तो हर एक टेस्ट की लिस्ट बनानी चाहिए। इस बीमारी में ये टेस्ट जरूरी हैं, आपको कराने ही पड़ेंगे, या ये टेस्ट नहीं कराने चाहिए। तो इस तरह की वो लिस्ट बना के देना, तब पता चलेगा। डॉक्टर्स की स्किल तक पहुंचने के लिए जो लोग नॉन मेडिकल हैं, या जो लोग मेडिकल साइंस की गहराइयों को नहीं जानते हैं, वो उस चीज़ का असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। वही चीज़ समितियों में हो रही है। जिला लेवल की समिति बनाई जाएगी, लोकल समिति बनाई जाएगी, प्रदेश लेवल की समिति बनाई जाएगी। वो लोग ये कैसे बता सकते हैं कि डॉक्टर के यहाँ किसी चीज़ के बारे में लापरवाही हुई या नहीं हुई। क्या दुनिया का कोई भी अस्पताल ये गारंटी दे सकता है कि वहाँ 100% सही रिजल्ट आते हैं? कोई भी आदमी कितनी भी इमरजेंसी में आए, कितनी भी सीरियसनेस में आए, वो बिल्कुल ठीक होकर जाएगा? ये संभव नहीं होता। हम लोग अपने ज्ञान और अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने स्किल्स और अवेलेबल सोर्सेज के आधार पर ट्रीटमेंट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी भावना। हम उस भावना के साथ इलाज करते हैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट दे सकें, और रिस्क लेकर काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमें इस तरह दबाती जा रही है कि हम रिस्क लेना ही बंद कर दें। अगर हम रिस्क लेना बंद कर देंगे तो इलाज कैसे होगा? इस चीज़ को गवर्नमेंट जनता को नहीं समझा रही है और बेवकूफ़ बना रही है। सर, लगातार जैसे 12-13 दिन हो गए इस हड़ताल को चलते डॉक्टरों की, तो आने वाले प्लानिंग क्या है आप लोगों की? किस तरह से आप इस तरह को प्लान कर रहे हैं? क्या आने वाला कदम होगा आप लोगों का? अभी हम चाहते हैं कि सरकार इससे कुछ रास्ता निकाले, क्योंकि देखिए पावर तो सरकार के ही पास है। सरकार से लड़के कोई आदमी कितना लंबा चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे अपने अधिकार में होती हैं। हमारे अपने अधिकार में है कि राइट टू अर्न है,
और हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमारे पास है, हम अपनी बातें तो रखेंगे ही ना सरकार के और जनता के सामने। उसके बाद ये सरकार को निर्णय लेना है कि क्या उचित है क्या गलत है। अब सरकार को ही ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जो इसमें गलत प्रावधान है उनको हटाया जाए, जो लॉन्ग टर्म में पब्लिक को परेशान करने वाली या डॉक्टर्स को परेशान करने वाली बातें उनको हटाया जाए। नहीं तो डेफिनेटली मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर समुदाय में ये रोष है वो धीरे धीरे राजस्थान छोड़ना शुरू कर देंगे, अपनी संतानों को राजस्थान में नहीं स्थापित करेंगे। अगर मेडिकल प्रोफेशन में भी हैं तो वो बाहर जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए योजना चल रही है कि क्रमिक अनशन किया जाएगा या भूख हड़ताल की जाएगी। हम अपने दिल पे पत्थर रख के इस बात को कहते हैं, हमें इस चीज़ की खुशी नहीं है। और हम आपको गारंटी से बता दें, अगर पैसा अर्न करने की लालसा होती तो पैसा अर्न तो ये ब्यूरोक्रेट्स क्या नहीं करते हैं। जब ये रिटायर होते हैं इनके पास देखा जाए ना क्या पैसा है क्या नहीं है, इनके पास कितनी संपत्ति है। जब ये राजनेता लोग जब रिटायर होते हैं या रिटायर नहीं भी होते हैं तो इनकी संपत्ति ज्वाइनिंग के टाइम पे कितनी होती है और जब ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं उस समय इनके पास कितनी संपत्ति होती है। अगर हम इस चीज़ को आकलन करें तो पता चलता है। ये लोग क्यों नहीं कहते कि हम अपनी तनख्वाहें सरेंडर कर देते हैं जनता के हक में। जब इन्हें अपनी सैलरीज अपने वेजेस बढ़ाने होते हैं तब तो पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर कह देता कि हाँ इतना पैसा बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल बढ़ा दिया जाए, उसमें कोई रोष नहीं, कोई आपत्ति नहीं आती। वहाँ इन्हें नहीं दिखाई देती कि जनता का टैक्स का पैसा हम ले रहे हैं, सारी सुविधाएं फ्री ले रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं कहते हम जनता के पक्ष में सरेंडर करते हैं, अपना पैसा छोड़ते हैं। सारी सुविधाएं, चाहे वो यात्रा है, चाहे वो टेलीफोन के खर्चे हैं, चाहे बिजली के खर्चे हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़ी बड़ी जगह रहना, बड़े होटलों में जाना। इलेक्शन का टाइम आता है तो किसी को किसी रिसोर्ट में रुका दिया, किसी को किसी होटल में रुका दिया। फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो हम पब्लिकली मैं कह भी नहीं सकता हूँ, सब लोग समझते हैं इन चीज़ों को। उसके बावजूद भी तब उन्हें जनता दिखाई नहीं देती है, तब नहीं लगता है कि जनता का पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर अपनी मेहनत का पैसा मांगता है और डॉक्टर को ज़बरदस्ती थोड़ी करता है, जैसे अन्य दुकानों पर ग्राहक अपनी मर्जी से जाता है, अगर उसे सुविधा मिलती है खुश होता है तब जाता है। इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होता है, अगर उसे सुविधा मिलती है और वो खुश होता है तब जाता है। एक लेवल से ज़्यादा तो पैसा ले ही नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन तो हर जगह है, कंपटीशन तो यहाँ भी है। अगर एक डॉक्टर आज कोई 5,000 का काम करके 10,000 लेना चाहेगा तो दूसरा डॉक्टर 5,000 में काम करने को तैयार है, तो 10,000 कौन देगा आके। इसलिए पैसा केवल उसी को मिलता है जो उस चीज़ का रिटर्न देता है, उसकी सुविधाएं देता है। और उसका कारण ये होता है कि उससे उसे सुविधाओं को बढ़ाना होता है। आज बड़े बड़े लोगों की लिस्ट उठा के देखो, अमीरों की लिस्ट उठा के देखो, उसमें डॉक्टर्स कहीं कम्युनिटी शामिल नहीं होती, जबकि राजनेता भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते हैं और व्यापारी वर्ग भी शामिल होता है। लेकिन नहीं, हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती है कि केवल आप ही को जनता की चिंता करनी चाहिए। किसी से वकील से ये नहीं कहा जाता कि आप इनको फ्री सुविधाएं दो, किसी दुकानदार से ये नहीं कहा जाता कि इनको फ्री सप्लाई करो, किसी राजनेता से नहीं कहा जाता कि अपनी तनख्वाहें छोड़ के काम करो। लेकिन चिकित्सकों से कहा जाता है आप अपना पैसा छोड़ो और जनता के लिए काम करो। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, जबकि केवल हमारा ही प्रोफेशन ऐसा है जो शायद सबसे ज़्यादा अपने पैसे से कंप्रोमाइज़ करके जनता के लिए काम करता है। सर, जो 12-13 दिन हो गए आज इसको हड़ताल को चलते, क्या किसी से तरफ से आश्वासन आया इस तरीके बात करने का, कुछ ऐसा प्रावधान आया किसी के पास? जो अभी हमारी जानकारी में है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं डोटासरा साहब, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो कोई बीच का रास्ता निकालें। हम तत्पर हैं बात करने के लिए, हमारा समुदाय तत्पर है बात करने के लिए। अगर इसको विधान को सही तरीके से अपनाया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा काम करने के लिए तैयार बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इसका समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो, क्योंकि हमारे भी घरों में हमारे भी परिवार हैं, हमारे साथ इतना बड़ा स्टाफ है। अगर आज हम ये मान के चल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर 1 लाख डॉक्टर हैं या 1 लाख अस्पताल हैं काम कर रहे हैं, तो उनके साथ में एक के साथ में कितना बड़ा स्टाफ है, कितने लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे अगर उनकी नौकरियां जाती हैं, वो छूटती हैं, तो कितना बड़ा नुकसान होता है। एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, अपना परिवार भी चला रहे हैं, समाज को इसका रिटर्न भी दे रहे हैं और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार पीछे पड़ी हुई है, तो सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हम तत्पर हैं तुरंत जल्दी से जल्दी काम शुरू करने के लिए। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम राइट टू हेल्थ पर कवरेज कर रहे हैं, और क्योंकि आप देख रहे हैं रैली भी आपने हमको ने दिखाई, और हम लगातार इस खबर पर बने हैं। देखना होगा कि इस खबर पर कितना असर होगा राजस्थान सरकार को, क्या निर्णय जो उन्होंने लेके आ रही है बिल, उसमें क्या चेंजेस करेगी, क्या प्लान करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूँ आपके साथ जमशेद खान।